कोई अस्पताल नहीं मांगता। नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और हम पहुंचे हैं सेक्टर 21C। विजय प्रताप पहुंचे यहाँ पर देख सकते हैं जनसभा को संबोधित करने। लगातार ताबड़तोड़ शहर में प्रचार कर रहे हैं और आज 21C में सभा को संबोधित करने पहुंचे। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और 21C मार्केट में ये कार्यक्रम है। लोगों से वादे कर रहे हैं, क्या वादे, लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं, आइए। क्या ये चीजें पहले हुई, आज क्यों नहीं मांग रहे लोग? आज इसलिए नहीं मांग रहे चिकारा साहब, देखो आप हमारे ताजश्रियों में बार बार आप ही नजर आ रहे हैं। तो वर्मा जी ठीक कह रहे हो। देहात में ना बताइए टांड होती, टांड जानते हो आप क्या होती? छज्जा। एक तो छज्जा होता है बाहर, अब कमरे के अंदर भी एक छज्जा होता है छत से पहले, उसको टांड कहते हैं। वो सामान रखने के लिए वो ऊंची होती है 6-7 फीट पे, ताकि सामान रख दो कमरे के अंदर। पहले तो भाई इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी ना जी, तो उसको टांड कहते थे। अब जो बच्चा ज्यादा शैतानी करता था कि मुझे ये चाहिए 10 चीजें मांगता था माँ बाप से, तो उसके माँ बाप उसे उठा के टांड पे बिठा देते। तो आधे घंटे बाद बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इससे उतार दो। आज वही हालत फरीदाबाद के लोग कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, सीवर दे दो, कचरे से मुक्ति दे दो, साफ पानी दे दो और सड़कें ठीक दे दो। मतलब लेकिन भाई साहब आपके बच्चों को पढ़ना नहीं है, कॉलेजेस नहीं चाहिए आपको। आप तो अफोर्ड कर सकते हो भाई साहब, 70% लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, प्राइवेट नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, हर आदमी 70% तो अभी भी लोग ऐसे जिनको ये सब चीजें पब्लिक चाहिए और मान नहीं रहे, केवल किस लिए कि पॉलिटिकल डिप्रेशन हो गए लोग। डिसअपॉइंटमेंट है पॉलिटिकल सिस्टम से कि कोई भी पॉलिटिशियन सुनेगा तो है नहीं, काम करेगा नहीं। मांगना चाहिए था, कुछ मांग रहे हैं हम जो बेसिक चीजें जो एक नगर पालिका नहीं दे सकती है। ये तो वो शहर है जिसका 2,500 करोड़ का सालाना बजट है, अपने आप में ही कॉर्पोरेशन में 2,500 करोड़, जिसके अंदर 6,000 कर्मचारियों की क्षमता है सफाई की। उसमें भी आप कहते हो हफ्ते भर में से आप किस्मत वाले हो, ज्यादातर पॉकेट में साल से कोई नहीं आया। आपके यहाँ तो हफ्ते में एक आ रहा है। लोग अपने पैसे से सफाई कराते हैं, अपने पैसे से पार्क मेंटेन करते हैं। आप भी कंट्रीब्यूट करते होंगे अपने पार्क्स के लिए, और ये सरकार का काम। तो ये अचीवमेंट है पिछले 10 साल से बीजेपी। उसके बाद अगर आप देखें हरियाणा पे 5 लाख करोड़ का कर्जा है। जो जब हुड्डा साहब सीएम थे हमारे कांग्रेस से, तो कर्जा था 70,000 करोड़। 7 साल में नौकरियां 2.25 लाख भरी नहीं 10 साल में, और कर्जा कर दिया 4,30,000 करोड़ बढ़ा के। ये हरियाणा के हालात है। फरीदाबाद के हालात आपको मालूम ही है, नंबर 1 से सबसे निचले पायदान पे। और हमारे क्षेत्र में जो बेड़ा गर्क हुआ इस बड़कल का, आप देखिए। अब तो अभी 5 दिन पुरानी घटना है, अंडरपास पे 2 नवयुवक। अब आप देखिए, किसी भी शहर के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं किसी देश के लिए भी ये कलंक है कि गाड़ी अंडरपास में डूब जाए और वो मर जाए। लेकिन 5 दिन से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। और इसमें रॉकेट साइंस ये थी, प्रधान जी, रॉकेट साइंस ये थी कि आपको एक जनरेटर रखना है, उसमें डीजल होना चाहिए, और थंब रूल है कि जहां भी अंडरपासेस है वहां पर आपको एक एम्प्लॉय बारिशों में 24 घंटे चाहिए। अगर मात्र वो जनरेटर चल रहा होता, मोटर से पंप चल रहा होता, तो पानी नहीं होता, 11 फुट पानी था। तो ये हालात भैया बना दी है। इस हालात को ठीक करने के लिए 10 साल आपने इनको दे दिए, और आप लोग हर बार मौका देते हो, वैसे कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा। 10 वर्ष भाई साहब थोड़े नहीं होते। मैं रिपोर्ट कार्ड चेक होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड भाई साहब चेक होनी चाहिए। हाँ,
बच्चा भी जब पहली से दूसरी क्लास में जाता है तो टीचर जो है ना रिपोर्ट कार्ड बनाते। ये तो हमारे पूरे इलाके के भविष्य की बात है। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो रिपोर्ट कार्ड दे। तो भाई रिपोर्ट कार्ड देख लो, 10 साल हो गए, अब पुराने वालों को मौका दे दो। पुराने वालों में खून भी नया है, नई टीम बनेगी, नए विजन से काम करेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर रणवीर भाई, 3 महीने के अंदर अंदर सरकार के गठन के बाद आपने जो प्रॉब्लम बोली है ये तो वैसे खत्म तो हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में ही, लेकिन हमने पूरे शहर के लिए 3 महीने की टाइमलाइन सेट की है कि 3 महीने में आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पार्क्स के मेंटेनेंस है, उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सीवेज लाइन, ड्रेनेज और वाटर लाइन से बड़ी चाहिए। ये 50-60 साल पुरानी हो गई है, अब फ्लोर्स बन रहे, ज्यादा आबादी हो गई है, अब ये उसको बीटअप नहीं कर सकते। फिर हम उसको ठीक करेंगे। उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, मेट्रो पहले भी हुए भाई साहब, कोई मुश्किल काम नहीं है। विल चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए। अभी इनका वो आया है घोषणा पत्र बीजेपी का। मुझसे कई पत्रकारों ने भी पूछा, भाई बीजेपी का घोषणा पत्र आया और आपका भी आया, आपका क्या कहना है? मैंने कहा भाई कायदा तो ये बनता है, जो 10 साल से सरकार में है वो पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करे घोषणा पत्र से पहले। करनी चाहिए जी भाई, पहले वो ये बताइए 10 साल में मैंने ये वायदे किए थे, ये मैंने पूरे कर दिए, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड कोई पेश नहीं कर रहा, पेश क्या हो रहा है? घोषणा पत्र। भाई 10 साल नहीं दिए तुम्हें, पुरानी घोषणा पूरी नहीं हुई, अब नया घोषणा पत्र और चाहिए। तो ये आप देख लीजिए हालात क्या है। जिन लोगों ने काम नहीं किए उनका काम है डिवीजन। उनको जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब, इस नाम पे अब टेलीविजन यही कहेगा, इनकी स्टेटमेंट भी यही आएगी। कल भाजपा का सम्मेलन, उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे यहां से फरीदाबाद से जो है वो उसमें चीफ गेस्ट थे। उन्होंने जातिवाद पर भाषण दिया कि फलानी जाति का कैंडिडेट होना चाहिए, दिया ना। तो आप देखिए, जो व्यक्ति 10 साल से केंद्र में मंत्री है वो रिपोर्ट कार्ड पेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जाति पे बोल रहा है। और मैं कहता हूं वो जो बात वो जाति पे वहां बोल रहे हैं, वो बात जाति पे जरा पहाड़ के ऊपर चढ़ के बोल के दिखा दे। गुर्दा तो तभी पता चलेगा। लीडर का काम है स्टेटमेंट एक रखे, वहां भी एक, यहां भी एक और आगे भी एक। मैं जो बोलूंगा हर जगह एक बात बोलूंगा, तो मैं उनका गुर्दा चेक करना चाहता हूं, जरा पहाड़ पे चढ़ के और बोले इस बात। हमारे शहर का और हमारे गांव का जो तालमेल, एक बात बताओ, हमारे शहर ही तो, हमारा देहात शहर में ही तो आता है शॉपिंग करने, वैसे ज्वेलरी खरीदनी तो, शादी करने तो, कपड़े लेने तो, जूते लेने तो, इलाज कराने तो, है ना, दवाई लेने तो वहां आएगा, खाने पीने आएगा तो यहाँ आएगा, रेस्टोरेंट होटल में यहाँ आएगा। तो शहर और गांव तो, शहर और देहात तो एक दूसरे के पूरक है, और वो आदमी इस पे भी बीज बो रहे हैं। आप देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है सोसाइटी का सिद्धांत, उसके खिलाफ ये इनका विजन है। भाई मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, हमने अपना विजन रख दिया, 3 महीने में ये काम होगा, बाकी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चेंज मिलेगा। गुड़गांव तक मेट्रो हमारा वायदा हम लाएंगे। कुछ लोगों, हाँ जी, 2.25 लाख नौकरियां खाली है वो देंगे, 6,000 बुजुर्गों की पेंशन देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली माफ देंगे। देखो बहुत लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को चाहिए। और 25 लाख तक का इलाज, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 25 लाख तक का इलाज हमारी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में हम उसका बिल पे करेंगे। ये एक मेडिकल कार्ड बनेगा हर फैमिली का, और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं, मैनेजमेंट है सिंपल। दत्ता जी आपसे ज्यादा मैनेजमेंट कौन जानता होगा? 15,000 आदमी घुमा रखे हैं आपने रोज, ऐसा ही है भाई। जब
सरकार डायरेक्ट लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बिल देगी तो हमारा जो सरकारी इलाज का खर्चा वो 80% घट जाएगा और उस 80% में 80% लीकेज है वो खत्म। तो ये पॉसिबल है, चीजें विल पावर चाहिए। तो ये हमने राजस्थान में किया था हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, वहां ये सक्सेसफुल रहा, इसलिए हम हमारे हरियाणा में से करने जा रहे हैं। ये हमारा विजन है और आज हमारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है ना भाई साहब। हमारा एक स्टेडियम है, नारसिंह स्टेडियम 8 साल से बन रहा है, लेकिन अब बन भी जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारा शहर तो उसमें सारा समा नहीं सकता। आज हमें एक स्पोर्ट्स सिटी की जरूरत है। एनसीआर में स्पोर्ट्स सिटी होनी चाहिए और हरियाणा के एनसीआर में 2 जिले हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो भाई हमारा ये ड्रीम है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम फरीदाबाद में और बड़कल में हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स सिटी लाएंगे, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। अब बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई साहब यहां तो गजों और फुटों पे लड़ाई चल रही है, जमीन कहां से आएगी? बिल्कुल आएगी, ये बात आ सकती है। तो जब आप फरीदाबाद से गुड़गांव रोड पे जाते हैं, हमारे डीसी साहब आए हुए हैं, नमस्कार, आइए प्लीज। प्रवीण कुमार जी आप प्लीज आइए, आप सबके रिस्पेक्टेबल, आप हमारे फरीदाबाद के, सुनो, आपको फरीदाबाद आज भी दिल से प्यार करता है और जब आप यहाँ रहे तो फरीदाबाद का दिल आप आ जाइए। आप श्री प्रवीण कुमार जी हमारे फरीदाबाद में, देखो आप सिंप्लिसिटी कितनी बड़ी है। ये हमारे यहाँ के डीसी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, कमिश्नर गुड़गांव रह चुके हैं, सीनियर आईएएस, और आज ये देखो कितनी सिंप्लिसिटी से खड़े। तो देखिए अब आप गुड़गांव रोड पे चढ़ते हैं तो वहां चढ़ते ही बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सैकड़ों एकड़ में है और उसके बाद वहां रिहाइश भी है, फॉरेस्ट में रिहाइश भी है, फॉरेस्ट में इंस्टीट्यूट भी है। और स्पोर्ट्स सिटी अगर फॉरेस्ट में हो तो वो कोई वायलेशन नहीं है, उसमें कोई फॉरेस्ट की वायलेशन नहीं है। और वहां हमारे पास कम से कम 10,000 एकड़ का पहाड़ है जो हमारे मलकियत से अलग है, जो गांव वाले और जो ओनर्स हैं उनकी मलकियत से अलग कॉर्पोरेशन का पहाड़ है 10,000 एकड़। लेकिन विल पावर चाहिए। क्या एक बात बताओ, हिमाचल में, उत्तरांचल में भी तो पहाड़ है, वहां स्टेडियम नहीं है, फॉरेस्ट तो वहां भी है, और हमारे यहाँ तो समतल पहाड़ है बहुत नीचा। ये आ सकता है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मैं बोल भी इसलिए रहा हूं सबसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक चैलेंज रहे, कमिटमेंट एक चैलेंज रहे, ताकि लोग मेरे को कहते रहे, मुझे भी याद रहे कि भाई ये लोगों ने मांगी नहीं थी लेकिन मैंने स्वयं से एक बात रखी शहर के लिए, ताकि मेरे पे दबाव रहे। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट हम मिलकर लाएंगे, ये मेरा वायदा है। लेकिन ये होगा तभी जब आप लोग आशीर्वाद देंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि शहर वोट डालता है 40-50 मैक्सिमम, छुट्टी पे घूम के चले जाते हैं ज्यादातर लोग। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, देखो वोट तो आप उसे ही डालोगे जिसको आपका मन है, ये बात तो तय है भाई साहब। हम अपना विजन रख रहे हैं, वो अपना विजन रख रहे हैं, हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड पे वोट देना। हमारा विजन बेटर लगे तो प्लीज हमारी जो विनती है उस पर आप कंसिडरेशन करें, पर अपनी पोलिंग परसेंटेज जरूर बढ़ाना। मैं पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जी भाई, हाँ कोई बात नहीं, भाई साहब का सवाल पूरा हमारी जिम्मेदारी है। आप ये वोट अपने लिए मांग रहे हैं, किसी और के लिए मांग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, आप कैंडिडेट खुद हैं, कांग्रेस आपकी पार्टी है, मैं स्वयं, आप स्वयं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि आपने बहुत स्कीम्स का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। आपने ये भी कमियां बताई जो आपकी व्यवस्था में है, उसका भी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। फिर आपने ये भी कहा
कि आप भविष्य में क्या क्या करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक मूल प्रश्न है आपसे, ये सब कुछ करने के लिए क्या वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है? आप इसका जवाब दे सकते हैं। कौन सा ऐसा ईश्वर की दिया हुआ गुण है जिसको आप आवश्यक समझते हैं? एक मिनट, मैं बोल देता हूं। एक मिनट, अगर आपको अच्छा ठीक न लगे तो आप कह देना कि आप बोल दीजिए। मेरे विचार से ईमानदारी सबसे पहला गुण है। जिस मनुष्य के अंदर ईमान होगा वही अपने कहे और करे हुए को बराबर करने की कोशिश कर सकता है। ये तो ठीक है कि कोई भी वायदा करना आसान है, वायदे को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कह देते हैं नहीं, हम ये 6 महीने में, साल में पूरा कर देंगे, वो पूरा नहीं हो पाता। ये स्वाभाविक है, हर एक के साथ कमी है। लेकिन अगर ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है तो एक मिनट, क्या आप भगवान को हाजिर नाजिर मानकर ये कह सकते हैं कि आप में चरित्र की ईमानदारी है? देखो डीसी साहब हमारे बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा इनकी बहुत रेस्पेक्ट भी की, लेकिन इनकी बात भी ठीक है। आज ये सभा में आए हैं, वोटर भी हैं, हो सकता वोटर भी नहीं है तो सपोर्टर तो नहीं है, और हिंदुस्तान के, हरियाणा के नागरिक भी। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने मुझसे पूछा, छोटा नहीं। आज के इस युग में ये सवाल डीसी साहब छोटा नहीं है, लेकिन अब इसके बाद मैं बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है, लेकिन इसके बाद नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो चुनाव के बाद, एक मिनट नहीं, रुक जाइए। इसके बाद आप कहेंगे नहीं, उनकी शान में, देखो उनकी शान मेरे यहाँ है कहने की बात नहीं। अगर इसके बाद भी भाई साहब कहेंगे तो मैं चुनाव के बाद यहाँ पर ऐसे ही बैठूंगा और भाई साहब के साथ घंटों तक भी बात करूंगा। लेकिन जो भाई साहब ने कहा है उसका मैं कह रहा हूं, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं। हालांकि मेरा धर्म नहीं बन सकेगा, मेरे अंदर चरित्र की ईमानदारी है, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए बात करता हूं। और अगर नहीं है, अगर मैं झूठा बोल रहा हूं तो मुझे ईश्वर इसकी सजा दे, और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे। जिंदाबाद।